फेमिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो ये समझाने की कोशिश करती है कि सोसाइटी में मेन और वुमेन के बीच इनइक्वालिटी क्यों एग्जिस्ट करती है और इसे कैसे चेंज किया जा सकता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जेंडर वर्सेस सेक्स से। सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है लेकिन जेंडर सोसाइटी बनाती है। जैसे कि लड़कियां इमोशनल होती है, लड़के स्ट्रांग होते हैं। फेमिनिज्म कहता है कि ये नेचुरल नहीं होता है बल्कि सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं ये सारे। इन रोल्स को मेंटेन करता है पैट्रियार्की, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पावर मोस्टली मेन के पास होती है। इस सिस्टम में वुमेन को ऑफन सेकेंडरी पोजीशन दी जाती है, यानी कि घर तक सीमित रखा जाता है या फिर डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जाता है। ये पैट्रियार्की सिर्फ रियल लाइफ में नहीं दिखती है, हमको लिटरेचर और मीडिया में भी दिखती है। इसलिए फेमिनिज्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर को एनालाइज करता है। क्या वुमेन को वीक, डिपेंडेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है या उन्हें स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी जा रही है? टाइम के साथ फेमिनिज्म डेवलप हुआ है थ्रू फेमिनिस्ट वेव्स। पहली वेव ने बेसिक राइट्स जैसे कि वोटिंग के राइट्स की बात की है। सेकंड ने इक्वालिटी और बॉडी फ्रीडम की बात की है। थर्ड वेव ने आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी की बात की है और फोर्थ वेव ने सोशल मीडिया एक्टिविज्म पर फोकस किया है। फेमिनिज्म का एक कोर कंसर्न है वुमेन्स आइडेंटिटी एंड सेल्फ, यानी वुमेन अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए, ना कि सोसाइटी उन्हें डिफाइन करे। लेकिन सोसाइटी उनकी आइडेंटिटी को कंट्रोल करती है थ्रू बॉडी पॉलिटिक्स, जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ड्रेसिंग रूल्स एटसेट्रा। ये कंट्रोल सबसे ज़्यादा विजिबल होता है मैरिज और फैमिली में। मैरिज और फैमिली के स्ट्रक्चर में ये रोल सबसे ज़्यादा दिखता है, जहाँ ट्रेडिशनल रोल्स असाइन होते हैं, हस्बैंड एज अथॉरिटी एंड वाइफ एज केयर गिवर। इकोनॉमिक लेवल पर भी इनइक्वालिटी दिखाई देती है, जैसे वर्क एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के अंडर फेमिनिज्म ये हाईलाइट करता है कि वुमेन का अनपेड लेबर, जैसे घर का काम, ठीक है, जिसके रिटर्न में कोई पैसा नहीं मिलता है उनको, वो सिर्फ काम करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। अंडर वैल्यूड होता है ये काम बहुत ज़्यादा, और जॉब्स में भी इनइक्वल पे किया जाता है, जैसे मेल को बहुत ज़्यादा पे किया जाता है कंपैरेटिवली वुमेन। लैंग्वेज भी न्यूट्रल नहीं होती। लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स में फेमिनिस्ट दिखाती है कि कैसे लैंग्वेज मेल सेंटर्ड होती है, जैसे मैन का यूनिवर्सल यूज़ हो, जो थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करती है। सब वुमेन का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, इसीलिए इंटरसेक्शनलिटी इम्पॉर्टेंट है। एक वुमेन का एक्सपीरियंस उसकी कास्ट, क्लास, रेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फेमिनिज्म सेक्सुअलिटी एंड फ्रीडम की भी बात करता है, यानी वुमेन को अपनी बॉडी और चॉइसेस पर कंट्रोल होना चाहिए बिना सोसाइटी टाबूज के। इसके ऑपोजिट में रियलिटी है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हरासमेंट होती है, ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, जो पैट्रियार्की का रिजल्ट है। इन सबको समझने के लिए यूज़ होता है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जहाँ टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है ये देखने के लिए कि वो पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं। और इन आइडियाज़ को डेवलप किया है इम्पॉर्टेंट थिंकर्स ने, जैसे वर्जीनिया वुल्फ, बेटी फ्रिजन और जूडिथ बटलर ने। फेमिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो जेंडर इनइक्वालिटी को हर एस्पेक्ट, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करती है और एम करती है इक्वालिटी अचीव करने के लिए। तो चलिए हम इन सारे कॉन्सेप्ट को अब डिटेल में समझते हैं। जेंडर वर्सेस सेक्स फेमिनिस्ट थ्योरी का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो ये समझने में हेल्प करता है कि मैन और वुमेन के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो नेचुरल हैं या सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, जैसे मेल और फीमेल, जो हॉर्मोन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बेस्ड होते हैं। ये डिफरेंसेस नेचुरल होते हैं और बर्थ के साथ ही फिक्स्ड होते हैं। इसके ओपोजिट होता है जेंडर, एक सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्टेड है जिसे सोसाइटी क्रिएट करती है। जेंडर डिसाइड करता है कि मैन या वुमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे ड्रेस करना चाहिए, कैसे उनके रोल्स प्ले करने चाहिए। इस तरह जेंडर कोई नेचुरल चीज़ नहीं है बल्कि सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन का रिजल्ट है।
हिस्टोरिकली काफ़ी टाइम तक लोग सेक्स और जेंडर को सेम समझते थे। ये माना जाता था कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वही सोशल रोल्स को भी डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैन नेचुरली स्ट्रांग होते हैं तो इसलिए वो पब्लिक स्फीयर में काम करेंगे, और वुमेन नेचुरली केयरिंग होती है तो इसलिए उनको घर तक लिमिटेड रखना चाहिए। फेमिनिस्ट थ्योरी ने इसी अजम्पशन को चैलेंज किया और ये आर्ग्यू किया कि सोशल रोल्स बायोलॉजिकल नहीं होते बल्कि कंस्ट्रक्टेड होते हैं। ये आइडिया स्ट्रांगली डेवलप किया सिमोन डे बोवा ने अपनी बुक द सेकंड सेक्स 1949 में, जहां उन्होंने कहा कि वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वुमेन होना सिर्फ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है बल्कि सोसाइटी के थ्रू ग्रेजुअली शेप होती है। ये पैट्रियार्की का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जहां वुमेन को सर्टेन रोल्स में फिट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जूडिथ बटलर ने 1990s में, जहां उन्होंने जेंडर को परफॉर्मेटिविटी के रूप में एक्सप्लेन किया। बटलर के अकॉर्डिंग जेंडर कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है बल्कि एक रिपीटेटेड परफॉर्मेंस है। जैसे हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, ये रिपीटेड एक्शंस ही जेंडर आइडेंटिटी को स्टेबल और नेचुरल दिखाता है, जबकि असल में ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। जेंडर रोल सोसाइटी के हर लेवल पर रीइंफोर्स होते हैं, फैमिली, एजुकेशन, मीडिया और कल्चर के थ्रू। बचपन से ही बॉयज़ और गर्ल्स को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे गर्ल्स को डॉल्स देना और बॉयज़ को कार्स देना, या ये कहना कि बॉयज़ डोंट क्राई एंड गर्ल्स आर इमोशनल। ये सब प्रैक्टिसेस जेंडर नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इनइक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। फेमिनिज्म के लिए जेंडर और सेक्स का डिफरेंस समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रूव करता है कि इनइक्वालिटी नेचुरल नहीं होती है। अगर जेंडर रोल सोशली कंस्ट्रक्टेड है तो उन्हें चेंज भी किया जा सकता है। इस तरह फेमिनिज्म ये आर्ग्यू करता है कि सोसाइटी को ऐसे रीशेप करना चाहिए जहां इंडिविजुअल्स अपनी आइडेंटिटी फ्रीली डिफाइन कर सकें बिना इम्पोज्ड जेंडर रोल्स के। अब हम डिस्कस करते हैं पैट्रियार्की को। पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल और आइडियोलॉजिकल सिस्टम है जहां मैन के पास ज़्यादा पावर्स होती है और वुमेन के पास कम पावर्स होती, उनके पास तो कोई पावर ही नहीं होती है, और वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन में डोमिनेटेड पोजीशन होल्ड करते हैं मैन, जबकि वुमेन को सिस्टमैटिकली सबऑर्डिनेट पोजीशंस दी जाती है। जैसे फेमिनिस्ट थ्योरी पैट्रियार्की को नेचुरल नहीं मानता है बल्कि एक ऐसा सिस्टम समझता है जो हिस्ट्री के साथ डेवलप हुआ और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में डीपली एम्बेडेड हो गया। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पैट्रियार्की का ओरिजिन अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज तक जाता है जहां फैमिली स्ट्रक्चर मेल अथॉरिटी के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड था। प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस का सिस्टम भी इसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि प्रॉपर्टी मेल लाइन से पास होती है, जिस वजह से वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंड हो गई। कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने भी इस सिस्टम को सपोर्ट किया बाय गिविंग वुमेन ए सेकेंडरी स्टेटस। धीरे धीरे पैट्रियार्की इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया कि लॉज, कस्टम्स, एजुकेशन और सोशल नॉर्म्स सबने मिलकर नॉर्मल बना दिया इस पैट्रियार्की को। इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल लेवल पर स्ट्रांगली एक्सप्लेन किया सिमोन डे ब्योवा ने अपनी बुक द सेकंड सेक्स 1949 में। उन्होंने कहा कि वुमेन को सोसाइटी में अदर बना दिया गया है जहां मैन को डिफॉल्ट यानी कि सब्जेक्ट माना जाता है और वुमेन को उसके रिलेशन में डिफाइन किया जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि पैट्रियार्की सिर्फ पावर का सिस्टम नहीं है बल्कि आइडेंटिटी को भी शेप करता है। बाद में कैट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में पैट्रियार्की को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में समझाया। उनका कहना था कि मैन और वुमेन के बीच जो पावर रिलेशंस हैं वो इनहेरिटेंटली पॉलिटिकल है और पैट्रियार्की सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी ऑपरेट करता है। उनका फेमस आइडिया द पर्सनल इज पॉलिटिकल ये दिखाता है कि मैरिज और फैमिली जैसे पर्सनल स्पेस भी पावर डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। पैट्रियार्की के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को और डिटेल में समझाया गर्डल लर्नर ने अपनी बुक द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की 1986 में।
उन्होंने आर्ग्यू किया कि पैट्रियार्की नेचुरल बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्टेड है जो लगभग 3000 BCE में के अराउंड डेवलप हुई थी। इसका मतलब ये है कि अगर ये बना है तो इसे बदला भी जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया सिल्विया वॉल्बी ने थ्योराइजिंग पैट्रियार्की 1990 में, जहां उन्होंने बताया कि पैट्रियार्की एक सिंगल सिस्टम नहीं है बल्कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स के थ्रू काम करता है, जैसे हाउस होल्ड, पेड वर्क, स्टेट, मेल वायलेंस, सेक्सुअलिटी और कल्चर। इससे ये समझ आता है कि पैट्रियार्की हर लेवल पर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है। साथ ही जूडिथ बटलर ने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जेंडर कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है बल्कि रिपीटेड एक्शंस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। पैट्रियार्की इन परफॉर्मेंसेस को कंट्रोल और नॉर्मलाइज करते हैं जिससे ये नेचुरल लगे। इस तरह पैट्रियार्की फैमिली, एजुकेशन, लैंग्वेज, मीडिया और कल्चर के थ्रू ऑपरेट करता है और मेल डोमिनेंस को मेंटेन करता है। ये वुमेन के रोल्स और उनकी बॉडी, सेक्सुअलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ पर कंट्रोल लगाता है। अक्सर इतने सब्टल तरीके से लोग इसे नॉर्मल समझने लगते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी का मेन एम इसी पैट्रियार्की को चैलेंज करना है। ये बताता है कि पैट्रियार्की इनइक्वालिटी का रूट कॉज करता है और जब तक इसे क्वेश्चन और डिसमेंटल नहीं किया जाएगा तब तक जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर। ये फेमिनिस्ट थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ ये एनालाइज किया जाता है कि लिटरेरी टेक्स्ट में वुमेन को कैसे डेपिक्ट किया गया है और उनकी इमेज किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है। फेमिनिज्म ये मानता है कि लिटरेचर सिर्फ रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि सोसाइटी के बिलीव्स, वैल्यूज और पावर रिलेशन को शेप भी करता है। इसलिए लिटरेचर में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को समझना जरूरी है क्योंकि ये पैट्रियार्की के इन्फ्लुएंस को रिवील करता है। हिस्टोरिकली लिटरेचर का मेजर हिस्सा मेल ऑथर्स ने लिखा, जिसकी वजह से वुमेन को अक्सर मेल पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट किया गया। इस रिप्रेजेंटेशन में वुमेन को या तो आइडलाइज्ड रोल्स में दिखाया गया जैसे ओबीडियंट वाइफ, केयरिंग मदर, और फिर नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स में जैसे इमोशनल, वीक, इरेशनल या टेम्पट्रेस। इस तरह वुमेन को इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ नहीं बल्कि मैन के रिलेशन में डिफाइन किया गया हमेशा। इस इशू को डीपली एक्सप्लेन किया सिमोन डे ब्योवा ने, जहां उन्होंने बताया कि वुमेन को अदर बना दिया जाता है, यानी उनकी आइडेंटिटी मेल की कंपैरिजन में ही एग्जिस्ट करती है। लिटरेचर में ये भी क्लियरली दिखता है कि जहां मेल कैरेक्टर एक्टिव, पावरफुल और डिसीजन मेकर्स होते हैं जबकि फीमेल कैरेक्टर्स पैसिव और डिपेंडेंट होते हैं। इस टॉपिक पर एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया वर्जिनिया वुल्फ ने अपनी ऐसे अ रूम ऑफ वंस ऑन 1929 में। वुल्फ ने आर्ग्यू किया कि वुमेन राइटर्स को हिस्टोरिकली इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इसलिए लिटरेचर में उनकी रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड और डिस्टॉर्टेड रही। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वुमेन को अपनी ट्रू आइडेंटिटी एक्सप्रेस करनी है तो उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और क्रिएटिव स्पेस चाहिए। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये भी देखते हैं कि लिटरेचर में वुमेन की बॉडी और सेक्सुअलिटी को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। कई टेक्स्ट में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, यानी उन्हें सिर्फ ब्यूटी या डिजायर के ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है, ना कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल के रूप में। ये रिप्रेजेंटेशन पैट्रियार्की के उस कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करती है जो वुमेन की बॉडी और आइडेंटिटी पर एग्जिस्ट करता है। मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी, स्पेशली पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोचेस, ये भी एग्जामिन करती है कि लैंग्वेज और नैरेटिव स्ट्रक्चर कैसे जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करते हैं। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कैरेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं होती है बल्कि पूरे डिस्कोर्स का पार्ट होती है जो डिसाइड करता है कि वुमेन को कैसे देखा और समझा जाए। ओवर टाइम फेमिनिस्ट राइटिंग और क्रिटिसिज्म ने ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशंस को चैलेंज किया। कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में वुमेन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इंडिपेंडेंट और डाइवर्स आइडेंटिटीज़ के साथ पोर्ट्रे किया जा रहा था, जहां वो सिर्फ पैसिव कैरेक्टर्स नहीं बल्कि एक्टिव एजेंट्स जो अपनी चॉइस और आइडेंटिटी खुद डिफाइन करती हैं। इस तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लिटरेचर फेमिनिज्म के एक पावरफुल टूल है
जिसके थ्रू ये समझा जाता है कि पैट्रियार्की कैसे कल्चरल नैरेटिव्स में ऑपरेट करती है और कैसे लिटरेचर के थ्रू इसे चैलेंज किया जा सकता है। अब हम समझते हैं फेमिनिस्ट की चारों वेव्स को। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का अर्लीस्ट फेज माना जाता है, जो रफली लेट 18th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक डेवलप हुआ, मेनली यूरोप और अमेरिका में। इस वेव का मेन फोकस था लीगल और पॉलिटिकल राइट्स, स्पेशली वुमेन को वोटिंग राइट्स मिलना। इस पीरियड में वुमेन को बेसिक सिविल राइट्स भी नहीं मिले थे, जैसे प्रॉपर्टी ऑन करना, एजुकेशन लेना या इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी रखना। सोसाइटी में उनका रोल सिर्फ डोमेस्टिक स्फीयर तक लिमिटेड था, जहां उन्हें वाइफ और मदर के रूप में ही डिफाइन किया जाता था। इस मूवमेंट की आइडियोलॉजिकल बिगनिंग एनलाइटमेंट पीरियड से जुड़ी हुई है, जहां इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट की बात होने लगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में अपनी फेमस बुक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि वुमेन भी रैशनल बीइंग्स हैं और उन्हें एजुकेशन और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये वर्क फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि इसने पहली बार सिस्टमैटिकली वुमेन्स राइट को जस्टिफाई किया। 19th सेंचुरी में ये मूवमेंट और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आया, स्पेशली सफरज मूवमेंट के थ्रू। एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन और सुसैन बी एंथनी जैसे लीडर्स ने वुमेन के वोटिंग राइट्स के लिए एक्टिवली कैंपेन किया। 1848 का सिनेका फॉल्स कन्वेंशन एक लैंडमार्क इवेंट था, जहां डिक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट्स प्रेजेंट की गई, जिसमें वुमेन के इक्वल राइट्स को डिमांड की गई। फर्स्ट वेव का सेंट्रल फोकस ये था कि वुमेन को लीगल इक्वालिटी मिले, जैसे राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स। ये वेव ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि वुमेन मैन के इक्वल रेशनल बीइंग्स हैं और उन्हें पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है। 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक इस मूवमेंट को मेजर सक्सेस मिला, जब कई कंट्रीज में वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल गए, जैसे यूके और यूएसए। इससे वुमेन को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली और सोसाइटी में उनकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हुई। लेकिन फर्स्ट वेव की कुछ लिमिटेशंस भी थी। ये मूवमेंट मोस्टली वाइट मिडिल क्लास वुमेन तक लिमिटेड था और वर्किंग क्लास वुमेन तक। ब्लैक वुमेन या कॉलोनाइज्ड वुमेन के इश्यूज को लार्जली इग्नोर ही किया गया। इस वजह से बाद की वेव्स में फेमिनिज्म ने अपना स्कोप एक्सपेंड किया। सेकेंड वेव फेमिनिज्म 1960 से 1980s के बीच डेवलप हुआ और इसने फेमिनिज्म के स्कोप को काफ़ी एक्सपेंड किया। जहां फर्स्ट वेव का फोकस मेनली लीगल और पॉलिटिकल राइट्स पर था, वहां सेकेंड वेव ने सोसाइटी के डीपर स्ट्रक्चर को क्वेश्चन किया और जेंडर इनइक्वालिटी को एक सिस्टमैटिक इशू के रूप में समझा। इस वेव का मेन एम था वुमेन के लिए सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव करना। इस वेव का बैकग्राउंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जहां वुमेन ने वॉर के दौरान वर्क फोर्स में काम किया, लेकिन वॉर के बाद उन्हें फिर से डोमेस्टिक रोल्स में पुश कर दिया गया। इस कंट्राडिक्शन ने डिसैटिस्फैक्शन क्रिएट किया, स्पेशली मिडिल क्लास वुमेन के बीच, जो एजुकेटेड होने के बाद भी सिर्फ हाउसवाइफ तक ही लिमिटेड थी। इस डिसैटिस्फैक्शन को थ्योरेटिकल फॉर्म दिया बेटी फ्रेडन ने अपनी बुक द फेमिनाइन मिस्टिक 1963 में। उन्होंने द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वुमेन अपनी डोमेस्टिक लाइफ में डिसैटिस्फाइड फील करती है, लेकिन सोसाइटी उनकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। इस वर्क ने सेकेंड वेव को इग्नाइट करने में मेजर रोल प्ले किए। सेकेंड वेव का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया था द पर्सनल इज पॉलिटिकल, जिसे कैट मिलेट जैसे थिंकर्स ने पॉपुलर बनाया। इसका मतलब था कि जो इश्यूज पर्सनल लगते हैं, जैसे मैरिज, फैमिली रोल, सेक्सुअलिटी, वो एक्चुअली पावर रिलेशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और पैट्रियार्की का पार्ट होते हैं। इस वेव ने कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइट हुए, जैसे वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअलिटी और बॉडी ऑटोनॉमी। वुमेन ने डिमांड किया कि उन्हें सिर्फ लीगल इक्वालिटी नहीं, बल्कि रियल लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम मिले।
इस पीरियड में फेमिनिस्ट मूवमेंट ने प्रोटेस्ट कैंपेन और लीगल रिफॉर्म्स के थ्रू सोसाइटी पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट ने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को ओपनली चैलेंज किया और वुमेन को इनकरेज किया कि वो अपनी आइडेंटिटी और चॉइसेस खुद डिफाइन करे। लेकिन सेकेंड वेव की भी कुछ लिमिटेशंस थी। ये मूवमेंट भी लार्जली वाइट मिडिल क्लास वुमेन का एक्सपीरियंस पर डिपेंड फोकस करता है, लेकिन क्लास और ग्लोबल डिफरेंसेस को फुली एड्रेस नहीं कर पाया। इसी वजह से बाद में थर्ड वेव फेमिनिज्म ने इंटरसेक्शनलिटी और डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस दिया। थर्ड वेव फेमिनिज्म 1990s में इमर्ज हुआ और ये लार्जली सेकेंड वेव की लिमिटेशंस के रिस्पॉन्स में डेवलप हुआ। जहाँ सेकेंड वेव ने वुमेन के इश्यूज को हाईलाइट किया, वहाँ थर्ड वेव ने ये क्वेश्चन किया कि क्या सब वुमेन का एक्सपीरियंस सेम होता है। इस वेव ने फेमिनिज्म को एक सिंगल यूनिवर्सल थ्योरी के रूप में देखने के बजाय उसे डाइवर्स और इंक्लूसिव मूवमेंट के रूप में रीडिफाइन किया। इस वेव का मेन फोकस था आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी। थर्ड वेव के थिंकर्स ने आर्ग्यू किया कि जेंडर के साथ साथ रेस, क्लास, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी जैसे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हर वुमेन को के एक्सपीरियंस को अलग बनाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरसेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ, जिसे किम्बरले क्रेंशो ने लेट 1980s में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि ये ब्लैक वुमेन का एक्सपीरियंस है, एक वाइट वुमेन से डिफरेंस होता है क्योंकि उस पर रेस और जेंडर दोनों का इम्पैक्ट होता है। थर्ड वेव पर पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। जूडिथ बटलर ने अपनी बुक जेंडर ट्रबल 1990 में जेंडर को परफॉर्मेटिविटी के रूप में एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग जेंडर कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि रिपीटेड एक्शंस और बिहेवियर्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट होता है। इस वेव ने ट्रेडिशनल फेमिनिज्म के कुछ रिजिड आइडियाज को भी क्वेश्चन किया, जैसे आइडल वुमेन का कॉन्सेप्ट। थर्ड वेव फेमिनिज्म ने इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस दी और ये एक्सेप्ट किया कि वुमेन अपनी आइडेंटिटी और चॉइसेस खुद डिफाइन कर सकती है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल हो। कल्चरल लेवल पर भी थर्ड वेव का इम्पैक्ट दिखता है, जहाँ मीडिया, पॉप कल्चर और लैंग्वेज के थ्रू जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया गया। इस वेव ने वुमेन को सिर्फ विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स के रूप में प्रेजेंट किया। अपनी सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी और लाइफ चॉइसेस को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन थर्ड वेव की भी क्रिटिसिज्म हुई। ये कभी कभी टू फ्रेगमेंटेड हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा फोकस डाइवर्सिटी पर होता है कि एक यूनिफाइड फेमिनिस्ट मूवमेंट बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी इस वेव का मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने फेमिनिज्म को मोर इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल बनाया। फोर्थ वेव फेमिनिज्म 21st सेंचुरी में स्पेशली 2010 के बाद इमर्ज हुआ और ये फेमिनिज्म का मोस्ट रीसेंट फेज माना जाता है। ये वेव ये वेव पहले के सभी वेव्स के आइडियाज को कैरी फॉरवर्ड करती है, लेकिन इसका मेन फोकस डिजिटल एक्टिविज्म, जेंडर जस्टिस और रियल टाइम अवेयरनेस है। इस वेव की सबसे यूनिक बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके ग्लोबल लेवल पर मूवमेंट क्रिएट करना। इस वेव का बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी के रैपिड ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, जहां इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को फास्ट और एक्सेसिबल बना दिया। इसी वजह से फेमिनिस्ट वॉइसेस अब लिमिटेड स्पेस तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लगी हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कैंपेन्स जैसे मी टू मूवमेंट ने सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज के इश्यूज को ओपनली डिस्कस करने का स्पेस दिया, जहां वुमेन ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके पैट्रियार्की को चैलेंज किया। फोर्थ वेव का मेन फोकस है सेक्सुअल हरासमेंट, रेप कल्चर, बॉडी शेमिंग, ऑनलाइन हरासमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये वेव ये हाईलाइट करती है कि डेस्पाइट प्रीवियस प्रोग्रेस वुमेन अभी भी एवरीडे लाइफ में इनइक्वालिटी और वायलेंस फेस करती है। इसलिए ये वेव सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक्टिव रेजिस्टेंस और अवेयरनेस पर भी बेस्ड है। इस वेव ने इंटरसेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया, स्ट्रांगली प्रेजेंट किया, जहां ये एंश्योर किया जाता है कि फेमिनिज्म इंक्लूसिव और
इंक्लूसिव हो और डिफरेंट बैकग्राउंड्स की वुमेन के इश्यूज को कंसीडर करें। इसमें LGBTQ+ राइट्स, बॉडी पॉजिटिविटी और कंसेंट जैसे टॉपिक्स भी इंक्लूड होते हैं जो फेमिनिज्म और ब्रॉडर बनाते हैं। फोर्थ वेव फेमिनिज्म में लैंग्वेज और मीडिया का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा। ये वेव स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करता है और डिमांड करता है कि वुमेन को रिस्पेक्टफुल और रियलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट किया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर किया जाता है और अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। लेकिन इस वेव की कुछ चैलेंज भी हैं, जैसे ऑनलाइन एक्टिविज्म कभी कभी सिलेक्टिविज्म बन जाता है, सिर्फ पोस्ट तक लिमिटेड रह जाना होता है इसका मतलब, और डिजिटल डिवाइड की वजह से सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। फिर भी इसका इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये फास्ट, विजिबल और ग्लोबल है। अब हम डिस्कस करते हैं वुमेन्स आइडेंटिटी एंड सेल्फ। वुमेन्स आइडेंटिटी एंड सेल्फ फेमिनिज्म का एक सेंट्रल कंसर्न है, जहां ये समझा जाता है कि वुमेन अपनी आइडेंटिटी कैसे कंस्ट्रक्ट करती है और सोसाइटी उस आइडेंटिटी को कैसे कंट्रोल या शेप करती है। ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन की आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि उन्हें मोस्टली रिलेशन बेस्ड आइडेंटिटी दी जाती है, जैसे किसी की डॉटर, किसी की वाइफ, किसी की मदर। इस वजह से उनकी इंडिविजुअलिटी सप्रेस हो जाती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो वुमेन को अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड मिली हैं। उन्हें एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और क्रिएटिव फ्रीडम से दूर रखा गया है, जिससे उनकी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाई। एनलाइटमेंट के बाद जब इंडिविजुअल राइट्स की बात हुई, तब भी वुमेन को उसमें फुली इंक्लूड नहीं किया गया, जो क्लियरली दिखाता है कि उनकी आइडेंटिटी को सेकेंडरी माना जाता था। इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन किया सिमोन डे ब्यूवा ने अपनी बुक द सेकंड सेक्स 1949 में। उन्होंने कहा कि वुमेन को अदर बना दिया गया, जहां मैन को सब्जेक्ट और वुमेन को ऑब्जेक्ट माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वुमेन अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन नहीं करती, बल्कि उन्हें मेल पर्सपेक्टिव के थ्रू डिफाइन किया जाता है। इस टॉपिक पर एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया वर्जीनिया वुल्फ ने अपने ऐसे अ रूम्स ऑफ वंस ओन 1929 में। वुल्फ ने आर्ग्यू किया कि अगर वुमेन को अपनी आइडेंटिटी डेवलप करनी है तो उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस चाहिए। मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी में जूडिथ बटलर ने आइडेंटिटी को फिक्स्ड नहीं बताया, बल्कि फ्लूइड कंस्ट्रक्टेड बताया। इस तरह वुमेन आइडेंटिटी एंड सेल्फ का कॉन्सेप्ट ये हाईलाइट करता है कि वुमेन की आइडेंटिटी एक नेचुरल या फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि सोसाइटी, कल्चर और पावर रिलेशन के थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है। फिर हम डिस्कस करते हैं बॉडी पॉलिटिक्स के बारे में। बॉडी पॉलिटिक्स फेमिनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ये एग्जामिन करता है कि वुमेन की बॉडी पर सोसाइटी कैसे कंट्रोल स्टैब्लिश करती है और कैसे उनकी बॉडी को रेगुलेट, डिसिप्लिन और डिफाइन किया जाता है। पैट्रियार्कल सिस्टम में वुमेन की बॉडी सिर्फ पर्सनल नहीं होती, बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल साइट बन जाता है जहां पावर ऑपरेट करती है। हिस्टोरिकली वुमेन के बॉडी पर कंट्रोल अलग अलग फॉर्म्स में दिखता था, जैसे ड्रेस कोड्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, रिप्रोडक्टिव कंट्रोल और सेक्सुअलिटी पर रेस्ट्रिक्शंस। सोसाइटी डिसाइड करती है कि आइदर फीमेल बॉडी कैसी होनी चाहिए, और वुमेन पर प्रेशर होता था कि वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इस प्रोसेस में उनकी इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम लिमिट हो जाती थी। इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल डेप्थ दिया था माइकल फौकॉल्ट ने, जिन्होंने बताया कि पावर सिर्फ लॉज के थ्रू नहीं, बल्कि बॉडीज को डिसिप्लिन करके भी ऑपरेट की जाती है। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मीडिया के थ्रू बॉडी को रेगुलेट किया जाता है, जिससे कंट्रोल मेंटेन होता है। फेमिनिस्ट ने इस आइडिया को यूज करके एक्सप्लेन किया कि वुमेन की बॉडीज पर पैट्रियार्की कैसे कंट्रोल करता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से सुसैन बॉर्डो ने अपनी वर्क में एक्सप्लेन किया कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और बॉडी इमेज इश्यूज जैसे डाइटिंग, स्लिमनेस, ऑब्सेशन पैट्रियार्की के टूल्स हैं जो वुमेन को कंट्रोल करते हैं। वुमेन अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है, क्योंकि सोसाइटी उन पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इम्पोज करती है। रिप्रोडक्टिव राइट्स भी बॉडी पॉलिटिक्स का मेजर पार्ट है, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन, अबॉर्शन राइट्स,
और मदरहुड का प्रेशर। ये डिसीजन अक्सर वुमेन के खुद के कंट्रोल में नहीं होते बल्कि सोशल, लीगल और कल्चरल फोर्सेस से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। बॉडी पॉलिटिक्स ये भी हाईलाइट करता है कि वुमेन की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। मीडिया और लिटरेचर ने उन्हें डिजायर के ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। इससे उनकी आइडेंटिटी रिड्यूस होकर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक ही रह जाती है। इस तरह बॉडी पॉलिटिक्स ये समझाता है कि वुमेन का बॉडी एक कंटेस्टेड स्पेस में जहां पावर रिलेशंस ऑपरेट करते हैं वहां एग्जिस्ट करता है। फेमिनिज्म का एम है कि वुमेन अपनी बॉडी पर खुद का कंट्रोल रिक्लेम करे और सोसाइटी के इम्पोज्ड स्टैंडर्ड को चैलेंज करे। हम बात करते हैं उनकी मैरिज एंड फैमिली कंडीशंस की। मैरिज और फैमिली फेमिनिस्ट थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में देखे जाते हैं जहां पैट्रियार्की अपना कंट्रोल सबसे स्ट्रांगली स्टैब्लिश करता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैरिज को एक न्यूट्रल और सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता था, लेकिन फेमिनिज्म इससे क्रिटिकली एनालाइज करती है कि दिखाता है कि ये एक पावर स्ट्रक्चर भी है जहां जेंडर रोल्स क्लियरली डिफाइन होते हैं। हिस्टोरिकली मैरिज का सिस्टम वुमेन को इकोनॉमिकली और सोशली डिपेंडेंट बनाना है। वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते और उनकी आइडेंटिटी हस्बैंड के थ्रू डिफाइन होती है। इस तरह फैमिली स्ट्रक्चर मेल अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करता है, जहां हस्बैंड डिसीजन मेकर होता है और वाइफ सबमिसिव रोल प्ले करती है। इस आइडिया को स्ट्रांगली हाईलाइट किया था फ्रेडरिश ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 में। उन्होंने आर्ग्यू किया कि मॉडर्न फैमिली सिस्टम का डेवलपमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ हुआ, जहां वुमेन को कंट्रोल करना जरूरी हो गया था ताकि इनहेरिटेंस मेल लाइन के पास हो। इस पर्सपेक्टिव में फैमिली एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी है जो पैट्रियार्की को सस्टेन करता है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म के दौरान कैट मिलेट ने ये एक्सप्लेन किया था कि मैरिज और फैमिली में जो रिलेशंस होते हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकल होते हैं। उनका आइडिया द पर्सनल इज पॉलिटिकल ये दिखाता है कि हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप भी पावर डायनेमिक्स के से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी ये भी एनालाइज करती है कि फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा, जहां मैन पब्लिक स्फेयर में एक्टिव होंगे और वुमेन प्राइवेट स्फेयर में कंफर्म्ड होती है। ये अनपेड डोमेस्टिक लेबर वुमेन की कंट्रीब्यूशन को इनविजिबल बना देता है। इस तरह फेमिनिज्म मैरिज और फैमिली को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जाता है जो पैट्रियार्की को रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ ही ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करके इक्वलिटी अचीव की जा सकती है। वर्क और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फेमिनिज्म का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है क्योंकि इकोनॉमिक पावर डायरेक्टली वुमेन की फ्रीडम और आइडेंटिटी से लिंक्ड होती है। हिस्टोरिकली वुमेन को फॉर्मल वर्कफोर्स से एक्सक्लूड किया गया और उन्हें सिर्फ अनपेड डोमेस्टिक वर्क तक लिमिट रखा गया। इस वजह से वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रही और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिटेड होती गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वुमेन ने वर्क फोर्स में एंट्री लेना शुरू किया, लेकिन फिर भी उन्हें अनइक्वल पे, जॉब इनसिक्योरिटी और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। इवन टुडे जेंडर पे गैप और ग्लास सीलिंग जैसे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जो दिखाता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी भी अचीव नहीं हुई है। इस कॉन्सेप्ट को मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से समझा गया है, जहां यह आर्ग्यू किया गया है कि कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की मिलकर वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं। सिल्विया जैसे थिंकर्स ने हाईलाइट किया कि वुमेन का अनपेड डोमेस्टिक लेबर भी इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। साथ ही वर्जिनिया वुल्फ ने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज किया था, जहां उन्होंने कहा कि वुमेन को अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल स्पेस जरूरी है। फेमिनिज्म ये आर्ग्यू करता है कि जब तक वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होती तब तक वो ट्रूली फ्री नहीं हो सकती। इसलिए इक्वल पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज और रिकॉग्नाइजेशन अनपेड लेबर फेमिनिज्म के कोर डिमांड्स में है। लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स फेमिनिस्ट थ्योरी का एक ऐसा एरिया है जहां ये एनालाइज किया जाता है कि लैंग्वेज कैसे जेंडर इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट और रीइंफोर्स करती है।
लैंग्वेज न्यूट्रल नहीं होती है बल्कि पावर रिलेशंस को कैरी करती है और उन्हें नॉर्मलाइज करती है। ट्रेडिशनली लैंग्वेज मेल सेंटर्ड होती है जहां मस्कुलाइन टर्म्स को यूनिवर्सल बना दिया गया, जैसे मैन का यूज एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए। इस तरह लैंग्वेज वुमेन को इनविजिबल बना देती है और मेल डोमिनेंस को नेचुरल दिखाती है। इस कॉन्सेप्ट पर थ्योरेटिकल बेस दिया है माइकल फौकॉल्ट ने, जिन्होंने डिस्कोर्स को पावर के साथ लिंक किया। उनके अकॉर्डिंग डिस्कोर्स डिसाइड करता है कि नॉलेज कैसे प्रोड्यूस होता है और कौन सी चीज़ें नॉर्मल या एक्सेप्टेबल मानी जाती हैं। फेमिनिस्ट ने इस आइडिया को यूज करके दिखाया कि जेंडर रोल्स भी लैंग्वेज और डिस्कोर्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट होते हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये भी एग्जामिन करता है कि लिटरेचर और मीडिया में लैंग्वेज का यूज कैसे वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। क्या उन्हें पैसिव वॉइस में दिखाया जाता है या उनकी एजेंसी को हाईलाइट किया जाता है। इसके अलावा सेक्सिस्ट लैंग्वेज स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करना भी फेमिनिज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है बल्कि एक पावरफुल मीडियम है जो रियलिटी को शेप करता है। इसलिए फेमिनिज्म का एम है कि लैंग्वेज को इंक्लूसिव बनाया जाए और ऐसे डिस्कोर्स को प्रमोट किया जाए जो इक्वालिटी को सपोर्ट करे। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। इंटरसेक्शनैलिटी फेमिनिस्ट थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि वुमेन का एक्सपीरियंस सिर्फ जेंडर से डिफाइन नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ रेस, क्लास और एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी जैसे फैक्टर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब है कि हर वुमेन का एक्सपीरियंस अलग होता है और फेमिनिज्म को इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। Historically, early feminist movements, especially first और second wave, mostly white middle class women के experiences पर focus करते थे। इस वजह से black women, working class women और third world women के issues इग्नोर किए गए। इसी limitation को एड्रेस करने के लिए intersectionality का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया किम्बर्ले क्रैनशो ने लेट 1980s में। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ऑपरेशन एक सिंगल एक्सिस पर काम नहीं करता बल्कि मल्टीपल सिस्टम एक साथ ऑपरेट करते हैं। जैसे एक ब्लैक वुमेन डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं होता बल्कि रेस और जेंडर दोनों की वजह से फेस किया जाता है। इंटरसेक्शनलिटी ये हाईलाइट करता है कि पावर स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमें इन सब फैक्टर्स को एक साथ देखना होगा। इस कॉन्सेप्ट ने फेमिनिज्म को मोर इंक्लूसिव और रियलिस्टिक बनाया जहां डिफरेंट आइडेंटिटीज और एक्सपीरियंसेस को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। सेक्सुअलिटी एंड फ्रीडम फेमिनिज्म का एक ऐसा एरिया है जहां ये एग्जामिन किया जाता है कि वुमेन की सेक्सुअलिटी पर सोसाइटी कैसे कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है और कैसे उनकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट होती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन की सेक्सुअलिटी को रेगुलेट किया जाता है, जैसे उनके बिहेवियर, ड्रेस, रिलेशनशिप्स और चॉइसेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना। हिस्टोरिकली वुमेन की सेक्सुअलिटी को टाबू के रूप में ट्रीट किया गया है जहां उन्हें प्योर और मॉडेस्ट रहने के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते थे। इसके ऑपोजिट मैन को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड पैट्रियार्की का एक मेजर फीचर है। इस कॉन्सेप्ट को डीपन किया माइकल फौकॉल्ट ने, जिन्होंने सेक्सुअलिटी को पावर और डिस्कोर्स के साथ लिंक किया। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी सेक्सुअलिटी को ओपनली सप्रेस नहीं करती बल्कि उसे रेगुलेट करती है रूल्स, नॉर्म और इंस्टीट्यूशन के थ्रू। मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी में जूडिथ बटलर ने सेक्सुअलिटी और जेंडर को फ्लूइड बताया और ये आर्ग्यू किया कि आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं होती। इससे ट्रेडिशनल नॉर्म्स चैलेंज होते हैं और इंडिविजुअल्स को अपनी सेक्सुअलिटी फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट मिलता है। फेमिनिज्म का एम है कि वुमेन को अपनी बॉडी और सेक्सुअलिटी पर फुल कंट्रोल मिले, चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हो या पर्सनल आइडेंटिटी हो। ये फ्रीडम इक्वालिटी के लिए एसेंशियल मानी जाती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फेमिनिस्ट थ्योरी का एक क्रिटिकल एरिया है जो ये हाईलाइट करता है कि पैट्रियार्की सिर्फ इनइक्वालिटी तक लिमिट नहीं है बल्कि डायरेक्ट वायलेंस के थ्रू भी ऑपरेट करता है।
इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसे फॉर्म्स इंक्लूड होते हैं। हिस्टोरिकली ऐसे इश्यूज को प्राइवेट मैटर माना जाता था और ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता था। वुमेन के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करके नॉर्मलाइज कर दिया जाता था। सेकेंड वेव फेमिनिज्म के दौरान ये आइडिया चैलेंज हुआ और ये कहा गया कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी डोमेस्टिक वायलेंस भी एक सोशल और पॉलिटिकल इशू है। इस टॉपिक पर कैट मिलेट ने हाईलाइट किया कि पैट्रियार्की अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए वायलेंस का यूज करता है। वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक भी होता है, जो वुमेन को कंट्रोल करने का टूल बन जाता है। कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में मूवमेंट्स जैसे मी टू ने सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज के इश्यूज को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज किया। इससे ये क्लियर होता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है जो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। फेमिनिज्म का एम है कि इस वायलेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए, जिसके अगेंस्ट लॉज और अवेयरनेस क्रिएट की जाए और वुमेन को सेफ और इक्वल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। इंटरसेक्शनलिटी, सेक्सुअलिटी एंड फ्रीडम और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये दिखाते हैं कि फेमिनिज्म सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं करता बल्कि फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन, कंट्रोल और इनजस्टिस को समझकर उन्हें चैलेंज भी करता है। चलिए इनके क्रिटिसिज्म पर बात करते हैं। फेमिनिज्म एक पावरफुल थ्योरी होने के बावजूद टाइम के साथ काफी क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट भी रहा है। सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म ये है कि अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड वेव, मेनली वाइट मिडिल क्लास वुमेन के एक्सपीरियंसेस पर फोकस करते थे, जिस वजह से रेस, क्लास और थर्ड वर्ल्ड वुमेन के इश्यूज इग्नोर किए गए। इसी लिमिटेशन के बाद इंटरसेक्शनलिटी के थ्रू एड्रेस किया गया। एक और क्रिटिसिज्म ये है कि फेमिनिज्म कभी कभी मैन को ओपोज करता हुआ दिखाया जाता है, जिससे लोग इसे एंटी मैन आइडियोलॉजी समझने लगते हैं। हालांकि एक्चुअल फेमिनिस्ट थ्योरी का एम इक्वालिटी है, लेकिन कुछ रेडिकल पर्सपेक्टिव्स ने इस परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग किया। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स ने फेमिनिज्म की इस बात पर भी क्रिटिसिज्म किया कि ये यूनिवर्सल वुमेन का कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, जो सब वुमेन के एक्सपीरियंसेस को एक जैसा मान लेता है। जूडिथ बटलर जैसे थ्योरिस्ट ने ये आर्ग्यू किया कि आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती है, इसलिए एक सिंगल डेफिनेशन ऑफ वुमेन प्रॉब्लमेटिक है। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि मॉडर्न फेमिनिज्म, स्पेशली फोर्थ वेव, कभी कभी ऑनलाइन एक्टिविज्म तक लिमिट रह जाता है, जहां रियल चेंज कम होता है और अवेयरनेस ज्यादा होती है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स का ये कहना है कि फेमिनिज्म कभी कभी क्लास स्ट्रगल को इग्नोर करता है और सिर्फ जेंडर पर फोकस करता है, जबकि इनइक्वालिटी का मेन रीजन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है। इसी वजह से मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ने जेंडर और क्लास को एक साथ एनालाइज करने की बात की है। इस तरह फेमिनिज्म की क्रिटिसिज्म ये शो करती है कि ये थ्योरी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और अपनी लिमिटेशंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसके की थिंकर्स की बात कर लेते हैं। फेमिनिज्म थ्योरी को डेवलप करने में कई इंपॉर्टेंट थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से फेमिनिज्म को शेप किया। सबसे पहले हम बात करते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के थ्रू ये आर्ग्यू किया कि वुमेन रैशनल बीइंग है और उन्हें एजुकेशन और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उन्हें फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का फाउंडेशन माना जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं सिमोन डे ब्यूवा की। इन्होंने अपनी फेमस बुक द सेकंड सेक्स 1949 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि वुमेन को अदर बना दिया जाता है और फेमिनिस्ट थ्योरी का सेंट्रल आइडिया बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ की। इन्होंने अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 में वुमेन की आइडेंटिटी और क्रिएटिविटी पर फोकस किया और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस बताई। सेकेंड वेव के दौरान बेटी फ्रेडन ने द फेमिनाइन मिस्टेक 1963 के थ्रू डोमेस्टिक डिसैटिस्फैक्शन को हाईलाइट किया, जबकि कैट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में पैट्रियार्की को एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में एक्सप्लेन किया। इंटरसेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया किम्बर्ले क्रैंशो ने, जिन्होंने बताया कि जेंडर के साथ रेस और क्लास भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्योरी में जूडिथ बटलर ने जेंडर परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया और आइडेंटिटी को फ्लूइड बताया। इसके अलावा बेल हुक्स ने इंटरसेक्शनल
फेमिनिज्म और रेस क्लास जेंडर के कनेक्शन को हाईलाइट किया, जिसे फेमिनिज्म और इंक्लूसिव बना। फेमिनिज्म एक इवॉल्विंग थ्योरी है जिसे अलग अलग थिंकर्स ने शेप किया, और उसकी क्रिटिसिज्म ही उससे और इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाती है। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में सबसे पहले आता है लिबरल फेमिनिज्म। सबसे पहला और मॉडरेट अप्रोच है जो इक्वालिटी को लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू अचीव करना चाहता है। इसका फोकस एजुकेशन, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज पर होता है। ये मानता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज किया जा सकता है विदाउट कंप्लीटली ओवरथ्रोइंग इट। इसके ऑपोजिट आता है रेडिकल फेमिनिज्म। पैट्रियार्की को सोसाइटी का रूट प्रॉब्लम माना जाता है, और इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जेंडर इनइक्वालिटी इतनी डीपली एम्बेडेड है कि सिर्फ रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को चैलेंज करना पड़ेगा। ये स्पेशली वुमेन के बॉडी, सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन पर कंट्रोल लगाता है। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। जेंडर इनइक्वालिटी को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जोड़ा जाता है और आर्ग्यू करता है कि कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की एक साथ मिलकर वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग वुमेन का अनपेड डोमेस्टिक लेबर भी इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उससे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इससे रिलेटेड सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, जो मार्क्सिस्ट और रेडिकल फेमिनिज्म का कॉम्बिनेशन है। ये मानता है कि वुमेन की ऑपरेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, बल्कि सोशल और कल्चरल भी है। इसलिए दोनों सिस्टम, कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की, को एक साथ एड्रेस करना जरूरी है। फिर आता है इकोफेमिनिज्म। नेचर और वुमेन के एक्सप्लॉइटेशन को कनेक्ट करता है। इसके अकॉर्डिंग पैट्रियार्की सिर्फ वुमेन को ही नहीं बल्कि नेचर को भी एक्सप्लॉइट करता है। इसलिए एनवायरनमेंट और वुमेन्स लिबरेशन दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। फाइनली आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। फिक्स्ड आइडेंटिटी और यूनिवर्सल ट्रूथ को रिजेक्ट करता है ये, और ये मानता है कि वुमेन एक स्टेबल कैटेगरी नहीं है, बल्कि लैंग्वेज, कल्चरल और डिस्कोर्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है। इस पर्सपेक्टिव से आइडेंटिटी फ्लूइड और डाइवर्स होती है। फेमिनिस्ट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं और थ्योरी को समझने के लिए एसेंशियल है। पैट्रियार्की एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो मेल डोमिनेटेड सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, जहां मैन के पास पावर होती है और वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन में रखा जाता है। अदरनेस का कॉन्सेप्ट है, सिमोन दे ब्यूवा ने दिया है, जहां वुमेन को अदर का रूप दिया है। फिर आता है गायनोक्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट, जो कि एलाइन शाउटलर ने इंट्रोड्यूस किया, जहां फोकस वुमेन राइटर्स और उनकी राइटिंग ट्रेडिशन पर होता है इंस्टीड ऑफ मेल सेंटर्ड एनालिसिस। उसके बाद में टीचर फेमिनाइन, ये हेलेन सेक्सिस का कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि वुमेन को अपने एक्सपीरियंसेस और बॉडी को के पर्सपेक्टिव से लिखना चाहिए ताकि एक अलग फीमेल राइटिंग डेवलप हो। उसके बाद आता है मेल गेज, ये लौरा मोल्वे ने एक्सप्लेन किया, जहां मीडिया और लिटरेचर में वुमेन को मेल पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट किया जाता था। फिर आता है एंड्रोजनी का कॉन्सेप्ट, जो कि वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड है, जहां एक ऐसा बैलेंस आइडेंटिटी की बात की गई है जिसमें मस्कुलाइन और फेमिनाइन क्वालिटीज दोनों प्रेजेंट हो। ये सारे कॉन्सेप्ट ये दिखाते हैं कि फेमिनिज्म सिर्फ सोशल मूवमेंट नहीं है, बल्कि डीप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती है। इंडियन फेमिनिज्म वेस्टर्न फेमिनिज्म से काफ़ी अलग कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ जेंडर इश्यूज के साथ साथ कास्ट, क्लास, रिलीजन और कॉलोनियल हिस्ट्री भी इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए इंडियन फेमिनिज्म ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरसेक्शनल नेचर का है। हिस्टोरिकली इंडिया में वुमेन्स इश्यूज पर काम 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट के थ्रू स्टार्ट हुआ, जहाँ प्रैक्टिसेस जैसे सती, चाइल्ड मैरिज और लैक ऑफ एजुकेशन को चैलेंज किया गया। ये फेज लार्जली मेल रिफॉर्म्स के थ्रू इनिशिएट हुआ, लेकिन लेटर वुमेन ने खुद अपनी वॉइस रेज करना शुरू की। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में फेमिनिज्म ने एक नया फॉर्म लिया, जहां लीगल राइट्स के साथ साथ सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पर भी फोकस किया गया। इंडियन फेमिनिज्म का मेजर कंसर्न था कि वुमेन की ऑपरेशन
सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं बल्कि कास्ट और क्लास के साथ लिंक्ड होती है। इस पर्सपेक्टिव को स्ट्रांगली डेवलप किया गायत्री चक्रवर्ती ने, जिन्होंने अपने फेमस ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक में ये हाईलाइट किया कि मार्जिनलाइज्ड वुमेन की वॉइस अक्सर सप्रेस हो जाती है और उन्हें रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लमेटिक होता है। साथ ही चंद्र तालपड़े मोहंती ने वेस्टर्न फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज किया और वो थर्ड वर्ल्ड वुमेन को एक होमोजीनियस ग्रुप में के रूप में प्रेजेंट किया, जबकि रियलिटी में उनके एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्स होते थे। इंडियन फेमिनिज्म में इशू जैसे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑनर किलिंग और एजुकेशन इनइक्वालिटी सेंट्रल हैं। यहाँ फेमिनिज्म का एम सिर्फ जेंडर इक्वालिटी नहीं बल्कि ओवरऑल सोशल जस्टिस अचीव करना है। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म अलग अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं, की कॉन्सेप्ट थ्योरी को डीपन करते हैं, और इंडियन फेमिनिज्म ये दिखाता है कि फेमिनिज्म हर सोसाइटी में उसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। इसमें पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। Who said one is not born but rather becomes a woman? ये किसने बोला था? ये लाइन किसने बोली थी? ये लाइन मैंने आपको अभी बताई भी थी थ्योरी में। ये बोली थी सिमन डे ब्यूवा ने। Who introduced the concept of gynocriticism? gynocriticism का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था अलाइन शॉल्टर ने। द फेमिनाइन मिस्टिक किसने लिखी थी? ये किसकी रिटर्न है? ये बेटी फ्रेडन ने लिखी थी। Who gave the concept of male gaze? मेल गेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये लौरा मल्बी ने। ओके। इंटरसेक्शनलिटी टर्म वॉज कॉइन्ड बाय, ये टर्म किसने दी थी? किम्बरले क्रैनशो ने। Who wrote a room of one's own? ये A Room of One's Own किसने लिखी थी? ये लिखी थी वर्जिनिया वुल्फ ने। सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटर्न बाय, सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी कैट मिलेट ने। Who is associated with gender performativity? जेंडर परफॉर्मेटिविटी के बारे में किसने डिस्कस किया था? ये किया था जुडिथ बटलर ने। द सेकंड सेक्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी सिमोन डे ब्यूवा ने। Who said the personal is political? Personal is political किसने बोला था? ये बोला था कैट मिलेट ने। Who criticized Western feminism for generalizing third wave women? थर्ड वेव वुमेन को जनरलाइज करने के लिए किसने क्रिटिसाइज किया था वेस्टर्न फेमिनिज्म को? ये किया था चंद्र तालपड़े मोहंती ने। Who wrote the vindication of the rights of women? ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। Which wave of feminism focused on suffrage? कौन सी वेव फेमिनिज्म के सफरेज पर फोकस करती है? ये फर्स्ट वेव फोकस करती है। Which concept deals with multiple identities? मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ में कौन सा कॉन्सेप्ट डील करता है? इंटरसेक्शनलिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। मेनली आपको इसमें लर्न करना होता है इसके की थिंकर्स, उनकी बुक्स और उनके की कॉन्सेप्ट्स, और वेव्स को अच्छे से पढ़ लेना होता है। चलो इन सब का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब फर्स्ट वेव में था लीगल राइट्स, सफरेज। सेकंड वेव में था सोशल प्लस कल्चरल इक्वालिटी, पर्सनल इज पॉलिटिकल, जिसमें एक थ्योरी दी गई थी। थर्ड वेव था आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी और इंटरसेक्शनलिटी। फोर्थ वेव था डिजिटल एक्टिविज्म, जिसमें मी टू बताया गया था। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में थे एक लिबरल जो इक्वल राइट्स को रिफॉर्म करता था, रेडिकल जो पैट्रियार्की रूट प्रॉब्लम्स को देखता था, मार्क्सिस्ट जो कैपिटलिज्म और एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करता है, सोशलिस्ट जो मार्क्स और रेडिकल मिक्स है, इको फेमिनिज्म जो वुमेन प्लस नेचुरल लिंक है, पोस्ट मॉडर्न जो आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू फ्लूइड को बताता है। की कॉन्सेप्ट इसके थे पैट्रियार्की जो मेल डोमिनेंस है, अदरनेस वुमेन एज अदर जो मैंने आपको पहले बता दिया, गायनोक्रिटिसिज्म वुमेन राइटिंग स्टडी होती है इसमें, मेल गेज वुमेन एज ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, एंड्रोजनी जेंडर बैलेंस करना, इंटरसेक्शनलिटी मल्टीपल आइडेंटिटीज से रिप्रेजेंट होता है। थिंकर्स और उनके वर्क्स, वॉलस्टोनक्राफ्ट इनका वर्क था राइट्स ऑफ वुमेन। नेक्स्ट हमारे वुल्फ, इन्होंने लिखा था अ रूम ऑफ वंस ओन। ब्यूवा ने लिखा था द सेकंड सेक्स। फ्रेडन ने लिखा था द फेमिनाइन मिस्टिक। मिलेट ने लिखा था सेक्सुअल पॉलिटिक्स और बटलर ने लिखा था जेंडर परफॉर्मेटिविटी। इंडियन फेमिनिज्म पर फोकस अगर करें तो इसका फोकस होता है कास्ट, क्लास और जेंडर पर। स्पीवक ने
सबल्टर्न पर बात की थी और मोहंती ने थर्ड वर्ल्ड वुमेन क्रिटिक थी। एक बार को पूरा का पूरा इसका क्विक रिवीजन हो गया। अब मैं आपको 25 क्वेश्चंस दे रही हूँ। इन 25 क्वेश्चंस के आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इनकी जो आंसर की होगी, इसकी पूरी आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तो आप क्रॉस चेक कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट ऑन इट।